जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। नया सवेरा जब भी आता है हमें कुछ नया सिखाता है, ज़िंदगी को नए तरीके से कैसे जीना है ये भी हमें बतलाता है। और हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से तभी जी सकते हैं जब हम शिक्षित हो सकते हैं। आज के समय में शिक्षा बेहद ज़रूरी है, खास करके लड़कियों के लिए। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से जी सकते हैं, साथ ही अपने परिवार का भी सही ढंग से पालन पोषण भी कर सकते हैं। तो आज की इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे लातेहार जिला और वहाँ दिखलाएंगे आपको कि ITCT लैब से किस तरह यहाँ की बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बता रही हैं, जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं कि कैसे ये शिक्षित हो रही हैं, कैसे ICT लैब से काम कर रही हैं और क्या क्या सीख रही हैं। लातेहार जिले की गिनती कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होती थी। यहाँ कई छोटी बड़ी घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया। इन घटनाओं के पीछे एक बड़ा कारण क्षेत्र में उग्रवाद का पनपना था। इसकी एक बड़ी वजह बेरोजगारी थी। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती थी। प्रशासनिक अधिकारी भी उदासीन थे। पुलिस कर्मियों की धीमी गश्ती भी एक बड़ा कारण थी। जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम लातेहार जिले में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय आ पहुँचे हैं। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न विकास की योजनाएं पहुंच रही है और तेज़ी से विकास हो रहा है। इस कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बहुत सारी बच्चियां ICT लैब में पढ़ाई कर रही हैं, सीख रही हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि उनको कितना फ़ायदा हो रहा है और किस तरह से लाभान्वित हो रही है। आइए सबसे पहले हम यहाँ के वार्डन से इस बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, सबों को जोहार। मेरा नाम मर्सिला टोप्पो, KGBB CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लातेहार। सर, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल ही ये बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो इंटरनेट से बिल्कुल कटे हुए होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि लातेहार कुछ जगहों में इंटरनेट की सुविधा अभी भी नहीं हुई है। तो हम समझ पाते हैं कि बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं और इन सभी चीज़ों का सरकार ने हमें विद्यालय में दिया है और हम बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। और ये बच्चे बिल्कुल सर, अभी आप देख सकते हैं बच्चों को कि किस तरह से खुद ही ये सिस्टम को ऑन ओपन कर सक रही हैं और फाइल बना रही हैं और बहुत सारे पेंटिंग वगैरह कर रही है। जो विषय से चीज़ें नहीं आती है उन विषयों का वो देख पा रहे हैं, बच्चे समझ पा रहे हैं। बहुत ही रोचक है सर इन बच्चों के लिए और बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं बताना चाहूँगी सर, गर्व से, जब प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप, तो 2016-17 में हमारा विद्यालय ने स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत पर हमारा अवार्ड प्रदान किया था, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो सर बताना चाहेंगे कि हमारे बच्चे जब इंटरनेट की सुविधा हमारे बच्चों के लिए दे रही है सरकार, तो ये बच्चे बहुत ही लाभान्वित हो ही रहे हैं और ये इंटरनेट के माध्यम से ये बहुत आगे तक अपना जीवन को आगे तक ले जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को अग्रसारित करेंगे। इन सब वजहों से लातेहार अति प्रभावित नक्सल जोन में आ गया। यहाँ न तो पक्की सड़कें थी, न ही हर घर में बिजली। शुद्ध पेयजल भी मयस्सर नहीं हो पाता था। स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटके रहते थे। पूरे क्षेत्र में डर और भय का साम्राज्य था। परिजन अपने बच्चों को भी स्कूल भेजने से डरते थे। कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें नक्सलियों ने स्कूलों के भवन तक उड़ा दिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे कि पहले कंप्यूटर नहीं था, जिसकी वजह से मतलब जैसे कंप्यूटर आया उससे हमें बहुत सारी फ़ायदा हुई। जिससे मतलब हमें समझ नहीं आया कि उसे इंटरनेट के द्वारा यूट्यूब में सर्च करके, गूगल में सर्च करके वो सब हम देख सकते हैं। PDF बनाना, जैसे कुछ ईमेल खोलना है, ईमेल कैसे खोला जाता है, उसमें अपना ये मतलब रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है अपने बारे में, वो सब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि इंटरनेट आया तो एक भी फ़ायदा, मतलब एक और फ़ायदा हुआ, जैसे कि मतलब पहले हम देश विदेश के बारे में नहीं जानते थे। जैसे कि यूट्यूब आया तो उसमें मतलब पूरा ईमेल डाला हुआ था कि मतलब वहाँ पे कैसा हुआ, क्या उसमें घटना हुई, उस देश के बारे में, उस दुनिया के बारे में क्या है, वो सब देख पाते हैं। बहुत सी चीज़ होती है सर मनोरंजन में, गेम्स खेलते हैं। ICT लैब से हमें ये लाभ होता है कि हम कंप्यूटर चलाने के लिए सीख सकते हैं। इसमें हमारे जगह बहुत सारे कंप्यूटर हैं, यहाँ पे आते हैं और हम हमेशा रोज़ हमारा क्लास होता है। जब क्लास का पीरियड होता है इसमें ICT लैब में आने का, तो हम आके यहाँ पे कंप्यूटर चलाना सीखते हैं। तो कंप्यूटर में
इसमें फ़ाइल बनाना सीखते हैं, ईमेल बनाना सीखते हैं और स्केच भी बनाते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं हम। पहले ब्लैक बोर्ड में बस शिक्षक पढ़ाते थे, अब स्मार्ट बोर्ड हमारे पास है, तो हम अगर शिक्षक पढ़ाएं, अगर उसमें भी समझ में ना आए तो हम स्मार्ट बोर्ड में सर्च करके पढ़ सकते हैं और भी देख भी सकते हैं। यस, उन्हें तो बस यही सिखाते हैं कि और मतलब अच्छा से पढ़ने के लिए, और जो उन लोगों को नहीं आता है तो हमेशा जीके के द्वारा सिखाया जाता है, जीके भी पढ़ाते हैं। और हर बार सीसीए क्लास में जीके कंपटीशन होता है, पेंटिंग होता है और बहुत कुछ वाद विवाद होता है। इसके द्वारा वो मतलब बोल सकती है, आगे आ सकती है, ये सारे कुछ। कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा है। इंटरनेट की सुविधा है, अगर हम किसी जगह को देखे नहीं हैं, वहाँ मतलब देखना चाहते हैं, वहाँ पे जा नहीं सकते, तो कंप्यूटर में इंटरनेट में सर्च करके हम उस जगह को देख भी सकते हैं। पढ़ाई में कितना मददगार है? पढ़ाई में बहुत अच्छा है, क्योंकि ना मतलब पढ़ाई में जो अगर हमें क्वेश्चन भी पता ना हो, उसे सर्च करके हम उस क्वेश्चन का सॉल्व भी कर सकते हैं। इसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कारगर हो रहा है। यहाँ ऐसी छात्राएं जिनके माता पिता नहीं हैं या वे सक्षम नहीं हैं, वे अपनी बेटी को आसानी से पढ़ा सकते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एक मायने में उनके लिए वरदान साबित हुआ है। यहाँ बेहतर शिक्षण के साथ साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर बच्चियों को सारी सुविधाएं दी जा रही है और पढ़ाई में विशेष सुविधा। जब से हमारा विद्यालय एसओई बना है, उसके पहले भी बहुत सारी सुविधाएं थी, लेकिन अभी और भी ज़्यादा मिल गई हैं। पूरा लैब सेटअप हो चुका है, फिजिक्स का लैब है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है और सारे क्लास में स्मार्ट क्लास है। और बच्चों को जो जैसे क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर साइंस का क्लास ले रहे हैं तो बताते हुए उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए भी ले जाते हैं, तो बच्चे बहुत उत्सुक हो रहे हैं और बच्चों में समझदारी बहुत बढ़ रही है। बच्चे समझ रहे हैं, अब पढ़ाई को बोझ नहीं समझ रहे हैं, बहुत मतलब उत्साहित रहते हैं। क्लास में आने के बाद स्मार्ट क्लास हम लोग को ऑन करना है, वहाँ पे आज ये होगा, आज टीचर्स ये बताने वाले हैं, मतलब बहुत जागरूक हो गई हैं बच्चे। अब पढ़ाई से नहीं भाग रही हैं बच्चियाँ। सरकार की जो ये योजना थी कस्तूरबा विद्यालय और ये आवासीय बनाने का, ये बहुत अच्छा प्रयास रहा। और हम लोगों को जो यहाँ पर फुल टाइम टीचर रखा गया 24 घंटा के लिए, तो बच्चे भी यहाँ 24 घंटा रह रहे हैं और बच्चे बिल्कुल यहाँ पर सेफ हैं। टीचर्स को जब हम लोग गार्जियन मीटिंग लेते हैं तो उनके माँ बाप आकर के कहते हैं कि मैडम यहीं पर रहने दीजिए ना, गांव में हम लोग को थोड़ा डर भी लगता है और मतलब चाहते हैं कि बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर अपना रहे और जब छुट्टी हो तभी वो घर जाएं और छुट्टी के तुरंत बाद यहाँ पर स्कूल में पहुँचा दें। तो बच्चियों को मतलब एक भय मुक्त जो वातावरण यहाँ पर मिला है वो इस आवासीय विद्यालय के कारण ही मिला है। और यहाँ पर पहले जैसे हम लोग को बॉन्ड लिखवाना पड़ता था कि आप बच्चियों को यहाँ पर भेज रहे हैं तो कक्षा 12वीं के बाद शादी मत कीजिएगा, ऐसा हम लोग को बॉन्ड लिखवाना पड़ता है। लेकिन अब गार्जियन इतने जागरूक हो गए हैं बच्चियों को पढ़ाने के लिए कि वो अब इसकी हम लोग को अब मतलब आवश्यकता ही नहीं रही। सभी बच्चे के गार्जियन हम लोग से खुद पूछते हैं कि मैम इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 12वीं के बाद कहाँ भेजेंगे, क्या कराना होगा। तो यहाँ पर हम लोग वो सब की भी जानकारी देते हैं और गार्जियन भी अब जागरूक हो गए पढ़ाने के लिए। यहाँ छात्राओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ बुनाई, पेंटिंग, खेलकूद, योग सहित अन्य गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। यह उनके मानसिक, शारीरिक और कौशल विकास में सहयोग कर रहा है। ये सारे उपाय छात्राओं को आत्मनिर्भर बना सकेंगे ताकि भविष्य में यह उनके काम आ सके। बच्चियों को यहाँ पर हर तरह का जो भी उसके अंदर में छिपी हुई प्रतिभा है उसको भी दिखाने का हमेशा मौका मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर जैसे हर सैटरडे को अब रियल टेस्ट आ गया है, एक एग्ज़ाम होता है हर साप्ताहिक, उसके अलावा हम लोग गतिविधि कराते हैं। किसी को लेखन में रुचि है, हम लोग उस दिन कराते हैं, किसी को कविता करना है वो करते हैं। तो ऐसे में बच्चियों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, किसी को गायन में रुचि है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर खुल के वो लोग कर पाती है, व्यक्त कर पाती है। और हम लोग जो 24 घंटा रहते हैं तो हम लोग एज ए टीचर केवल नहीं रहते हैं,
उनसे बहुत पारिवारिक रूप से भी हम लोग जुड़ते हैं कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आपके घर में कौन कौन है, तो इससे हम लोग को बहुत सारी बातें वो लोग खुल करके बताती हैं। बच्चियों का यहाँ पर सर्वांगीण विकास हो रहा है। बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं कि आपको बड़ों के साथ व्यवहार कैसे करना है, आपको टीचर्स के साथ में, आपको बाहर निकलने पर कैसा व्यवहार करना है। ये सारा चीज़ बच्चे एक मतलब देश के सभ्य नागरिक बन रहे हैं। उनको अब कुछ कर गुजरने की मतलब उनमें तमन्ना हो गई है। अब वो कुछ कर जाना चाहते हैं। देश के मतलब एक जो मानव संसाधन के रूप में वो विकसित हो रही हैं यहाँ पर बच्चियाँ। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह आईसीटी लैब से यहाँ की बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं, शिक्षित हो रही हैं और अपने परिवार को भी इसके बारे में जानकारी दे रही हैं और अन्य लोगों को भी जानकारी दे रही हैं, जिससे लोग जुड़ सके और लाभान्वित हो सके। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं तोरपा प्रखंड के गांव गोपू, जहां बिरसा हरित ग्राम योजना से यहाँ के कभी ये क्षेत्र तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर भी सरकार की योजना धरातल पर उतर रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं। जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं वो भी सरकार की योजना से जुड़कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। कैसे बिरसा हरित ग्राम योजना से यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, चलिए आपको दिखलाते हैं और बात करते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना से नक्सल प्रभावित गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों संवर रही है। झारखंड सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कई योजनाओं की लॉन्चिंग की है। इसके जरिए बेरोजगार ग्रामीणों और नक्सल प्रभावित गांवों को चिन्हित किया गया है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। नया सवेरा कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों से किस तरीके से बदलाव हो रहा है, लोग किस तरीके से सरकारी योजनाओं से जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, इन सारी विषयों की जानकारी हम अब तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड में, जहां पे गोपो गांव है और यहां पे एक मंजू नाम की एक ऐसी महिला हैं जो बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से अपने जीविकोपार्जन का कार्य कर रही है। तो इनसे हम जानते हैं किस तरीके से सरकार की योजना से जुड़ी और इनके जीवन में कितना बदलाव हुआ। आइए मंजू जी से जानते हैं। मंजू जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। पहले लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, कोई दीदी नहीं निकलती थी, किसी से बात भी नहीं करते थे, शर्माते थे और बाहर का जानकारी भी नहीं था। अब दीदी लोग धीरे धीरे करके बाहर से दादा लोग आए और ग्रुप बनाए और ग्रुप में धीरे धीरे करके हर सप्ताह बृहस्पतिवार को बैठते हैं और बैठ करके एक दूसरे का दुख सुख के बारे में बातचीत करते हैं, आर्थिक स्थिति के बारे में बातचीत करते हैं। वैसा करते करते धीरे धीरे मनरेगा का दादा लोग आए, उन लोग हम लोग को उससे जुड़ गए हम लोग और धीरे धीरे करके हम लोग प्लान बनाए ग्रुप में ही। तो दीदी, हम कह सकते हैं कि समय के साथ यहाँ बदलाव हुआ, अब लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जो डर का माहौल था कहीं ना कहीं अब खत्म हुआ है। पहले डर का माहौल था और अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है और खुल कर के दीदी लोग बोल भी पा रही हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर रहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे प्रभावित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गांव में बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को जोड़ा जा रहा है। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जा रहा है। बिरसा हरित योजना से जुड़ने के लिए ग्राम सभा करते हैं हम लोग। ग्राम सभा में रजिस्टर में लिखते हैं और योजनाओं का चयन करते हैं। चयन करके उसके बाद पंचायत में देते हैं रोजगार सेवक को और रोजगार सेवक जॉब कार्ड के द्वारा 18 साल से ऊपर सबों को जोड़ देती है और जॉब कार्ड के माध्यम से ही हम लोग नरेगा का लाभ ले पा रहे हैं। और इससे हम लोग का जो नरेगा से जुड़ गए टीसीबी, मेड़बंदी, डोभा, तालाब, आम बागवानी लेकर हमारा जीवन जो बहुत ही सुधार हुआ है और हम लोग अभी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। पहले वो जो यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं आम बागान देख रहे हैं, वो पहले कुछ भी नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। हम कह सकते हैं कि बंजर ज़मीन था ये। हाँ, बंजर ज़मीन था। तो दीदी, बंजर एक समय था कि ये बंजर ज़मीन था और यहाँ पे देख रहे हैं कितने बड़े क्षेत्र में ये योजना फैली हुई है। 17 एकड़ ज़मीन। 17 एकड़ में मतलब काफ़ी लंबा क्षेत्र जो था, कुछ नहीं होता था और यहाँ पे हजारों हजार के संख्या में यहाँ पे आम के पेड़ लगे हुए हैं। तो कितने आम के पेड़ लगे हुए हैं दीदी यहाँ पे? यहाँ कम से कम 1000
1000 से तो ज़्यादा ही है। 1000 से ज़्यादा यहाँ पे आम के पौधे लगे हुए हैं। जी। दीदी अगर हम वैरायटी की बात करते हैं, कौन कौन से, ऐसे आम में काफ़ी सारे वैरायटी होते हैं, मालदा होता है, आम्रपाली होता है, तो कौन से वैरायटी के आम यहाँ पे लगे हुए हैं? मालदा है, अमरपाली है, लंगड़ा है। लंगड़ा। गड्ढा हम लोग खोदें वो नरेगा की तरफ से, ये जो दीदी लोग योजना में नाम दिए थे उन दीदी लोग का नाम आया, और नरेगा की दीदी जो रोजगार सेविका है, सेवक हैं, उन लोग यहाँ पर आए और कैसा गड्ढा खोदना है वो सबको सारा चीज़ बताए। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें फलदार पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक किसान परिवार को कम से कम 100 और अधिक से अधिक 300 पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान 3 वर्षों बाद इससे 50,000 रुपये वार्षिक आय अर्जित कर सकेंगे। दवाई सब कैसा डालना है, कैसा पेड़ पौधा को देखना है, समय समय पर कैसा देखभाल करना है, जिससे कि वो आम अच्छा से बढ़े और फल मिले। उसके क्या किए हैं, मतलब बचाव के लिए क्या किए हैं? घेरा लगाए थे। घेरा लगाए थे। तो दीदी आम का पौधा तो जब इसमें फल लगता होगा उसमें देख रेख भी करना पड़ता होगा कि कहीं कोई चुरा ना ले, तो इसके लिए कुछ पैसा मिलता है कि देख रेख करने के लिए, या सिंचाई की व्यवस्था की? ये क्या सिंचाई का व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, और देखने के लिए भी पैसा मिलता है। हर तरह से नरेगा पैसा दे रहा है, और ये नरेगा से हम लोग जुड़े हैं और उस पर हम लोग निर्भर हो गए हैं, कोई चीज़ का कमी नहीं है। अभी सितंबर महीना आ रहा है, उसमें जुताई होगा, उसके बाद आलू, बैगन, जो भी सब्जी, मटर, अदरक, प्याज, सब चीज़ लगाते हैं। मतलब कह सकते हैं सालों भर आपको लोगों को इससे कुछ न कुछ पैसा मिलते रहता है। दीदी जब हम ये योजना आपको नहीं मिली थी उसमें क्या करती थी? उस समय कुछ भी नहीं करते थे। तो आमदनी कैसे होता था? आमदनी तो पलायन करते थे, इधर उधर जाते थे, साल में एक बार खेती बाड़ी करते थे, धान से जो आता था वही। अभी काफ़ी किसान लोग अपने आत्मनिर्भर हो गए हैं अपने ऊपर, और इधर उधर नहीं जाते हैं, अपने ही गांव घर में रह कर के खेती बाड़ी कर रहे हैं, और नरेगा में जुड़ करके कोई टीसी भी लिया है, कोई आम बागवानी, तो उससे 5 साल तक का लाभ मिल रहा है, हर महीना पैसा मिलता है, और उससे उन लोग खुश हैं। आम व अमरूद की बागवानी को इस योजना के अंतर्गत ज़्यादा महत्व दिया गया है। झारखंड सरकार इस योजना के माध्यम से 5 लाख ग्रामीण किसानों को फलदार वृक्ष लगाने एवं उसकी देखभाल करने संबंधी रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित की है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य में 5 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सबसे पहले तो हम इस योजना को ग्राम सभा में जाके समझाते हैं, उस योजना को ग्राम सभा में लेते हैं। ग्राम सभा में लेकर हम लोग उसको पंचायत समिति से पास करवाते हैं, उनका एग्रीमेंट लेते हैं। उसके एग्रीमेंट के उनको बतलाया जाता है सभी को कि ये योजना आया हुआ है मनरेगा की ओर से, आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग नाम दे सकते हैं। इसके लिए जॉब कार्ड, खाता प्लॉट, रकबा सभी का विवरण लिया जाता है ग्राम सभा रजिस्टर में। उसके बाद उसको हम लोग पंचायत समिति से ये लेके आदेश लेके फिर उसको हम लोग ब्लॉक में ले जाते हैं और ब्लॉक स्तर से पास करवा के फिर मनरेगा में लाभ देते हैं। अगर मनरेगा योजना की बात करते हैं और आम बागवानी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी आम का पौधा की बात करें, फेंसिंग की बात करें, तो जो पैसा किसानों को मिलता है ये उनके व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफ़र होता है या नगद दिया जाता है? व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफ़र होता है। सरकार की जो योजना है, इस योजना को आप किस रूप में देखती हैं? सर, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। एक गरीब परिवार को एक आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना है। इससे आज जितने भी हम शुरू आए थे तो सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, आज सभी के बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते। तोरपा की पहचान अभी एक आम के क्षेत्र में तो सबसे ऊपर है पूरे भारत में। तोरपा का नाम रोशन हो रहा है। आज युवा लोग इसमें ज़्यादा जागरूकता का कार्य निभा रहे हैं। उनका देखा देखी सभी कोई अब आम लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। लक्ष्य के तहत प्रत्येक जिले में फलदार वृक्षों का रोपण करने के लिए भूमि आवंटित की जा रही है। साथ ही साथ प्रखंड तथा जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा रही है ताकि उत्पाद को सरल रूप से बाजार में उपलब्ध कराया जा सके।
हाँ, इसके बारे में मनरेगा में गाइडलाइंस है, उसके तहत हम लोग उनको बताते हैं कि कितनी दूरी में पौधा लगाना है। तो यहाँ पे जो भी पौधा लगा है वो 15 फीट की दूरी में लगा हुआ है, और गड्ढे के बारे में भी बता दिया जाता है कि कितने का गड्ढे करना है। तो इसमें हम लोग 3 बाय 3 का गड्ढा खोदते हैं और वो लोग उनको बता देते हैं। यहाँ जब से मैं यहाँ इस पद पे कार्यरत हूँ और इसमें जब से मैं योगदान दे रही हूँ, तब तक मैंने देखा कि यहाँ के जो किसान भाई लोग हैं वर्ष में केवल एक ही बार अपना खेती बाड़ी करते थे, और लेकिन जब से ये मनरेगा आया हुआ है तो लोग जब से जुड़े हुए हैं तो इससे बहुत वो लाभ मिल रहा है इनको, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक इनका जो 5 साल का जो योजना होता है इसमें फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट मिलता है। हर चीज़ के लिए इनका जो निर्धारित है वो उनको मिलता है। अभी हम लोग पहले, अभी जो बागान देख रहे हैं, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, बंजर ज़मीन था, लेकिन अभी आम बागवानी लगा के हम लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। हम लोग शीशम लगाए हैं, सागवान लगाए हैं, कुछ ये परती ज़मीन में भी लगाए थे, लेकिन अभी नहीं बचा पाए। कितना आमदनी आप लोग हो रहा है साल में इससे? साल में हमारा सर 80,000 का इन साल आम बेचे हैं। 80 जी जी सर, बेसिकली बिरसा हरित ग्राम योजना जो वैसे लाभुकों को फैसिलिटीज हम लोग देते हैं। वैसे ज़मीन जो उनका बंजर पड़ा हुआ है, वहाँ कोई कुछ काम नहीं हो रहा है, तो उस जगह पे हम लोग BSCY स्कीम देते हैं। जनरली ये स्कीम 1 एकड़ और 50 डिसिमिल में होता है। 1 एकड़ में जैसे कि टिम्बर प्लांट जो है बाहर किनारे लगता है, वो 90 लगते हैं, 90 टिम्बर प्लांट 1 एकड़ में, और जो मैंगो प्लांट है 112 लगते हैं। और इसमें हम लोग लाभुक को सारा कुछ देते हैं, जैसे पौधा उपलब्ध कराते हैं, खाद जो लगता है वो सब देते हैं, और उनको पेड़ लगाने के लिए मैंडेट जो होता है वो भी हम लोग को हमारे द्वारा दिया जाता है। और जनरली जैसे कि अगर पेड़ यहाँ लग गया है तो लाभुक मतलब जनरली उसका फुटफॉल उस प्लॉट पे उसका होगा, तो वहाँ हम लोग उनको ये भी प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि इंटर क्रॉपिंग भी किया जाए। उसका भी हम लोग मैंडेट देते हैं इंटर क्रॉपिंग करने के लिए, तो उससे उनको डबल फ़ायदा होता है। जनरली 1 एकड़ में अगर देखा जाए तो एट एन एवरेज 60,000, 70,000, 80,000 तो जनरली अगर फल अच्छा रहा तो वो कमा लेते हैं 1 एकड़ से। तो दर्शकों, आज के इस नया सवेरा में इतना ही। हर समय हम आपको नया सवेरा में कुछ नया बतलाते हैं। अगर आप मुख्य धारा से भटक गए हैं तो सरकार की योजना से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं ये भी हम आपको जानकारी देते हैं। तो आप भी नया सवेरा कार्यक्रम से जुड़िए, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लीजिए और उन योजनाओं का लाभ उठाइए। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।